नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं, जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले वर्ण को समझेंगे, इसके बाद हम वर्णमाला को समझेंगे, फिर हम वर्ण के प्रकार को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण को विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम स्वर वर्ण के प्रकारों को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लूट स्वर को विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम व्यंजन वर्ण के प्रकारों को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन को विस्तार से समझेंगे। इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन एवं अयोगवाह को समझेंगे। फिर इसके बाद हम अल्पप्राण एवं महाप्राण को जानेंगे। इसके बाद हम घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण को समझेंगे तथा लास्ट में हम जिह्वामूलीय एवं उपधमनीय को समझेंगे। अर्थात वर्ण प्रकरण के सारे ध्वनि एवं सिराओं को हम एक ही वीडियो में समझ लेंगे, ताकि पुनः दोबारा कभी वर्ण प्रकरण को समझने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो से चिपक कर बैठ जाइए और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। दोस्तों, जब वर्ण प्रकरण की बात आती है तो इसमें हमारा सबसे पहला हीरो वर्ण ही होता है, इसलिए हम सबसे पहले वर्ण को ही समझते हैं और इसे समझना भी काफ़ी आसान ही है। बस आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए। वर्ण शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। आइए अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो शब्द है, पहला राम और दूसरा गया। इस राम को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, रा प्लस म। पुनः इन दोनों टुकड़ों को हम दो दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। रा को हम हलंत र प्लस आ और म को हम हलंत म प्लस अ। अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः नहीं तोड़ सकते, इसलिए इन्हें हम वर्ण कहेंगे, क्योंकि हमारा परिभाषा कहता है शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। और ये शब्द है और ये भी इसका टुकड़ा है और ये भी इसका टुकड़ा है। इसका हम पुनः टुकड़ा नहीं कर सकते, पुनः खंड नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम वर्ण कहेंगे और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सवाल आता है कि ये शब्द है और इसका ये टुकड़ा है और ये भी टुकड़ा है, इसे तो हम वर्ण कहेंगे, फिर इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इसे हम अक्षर कहेंगे। अक्षर कहेंगे क्योंकि इसका हमने फिर से टुकड़ा कर दिया। रा को हमने फिर से दो टुकड़े कर दिए और म को भी हम फिर से दो टुकड़े कर दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टुकड़ा हो सकने की स्थिति में हम इसे अक्षर कहेंगे और टुकड़ा नहीं हो सकने की स्थिति में हम इसे वर्ण कहेंगे। इसका पुनः टुकड़ा हो गया, इसलिए इसे हम अक्षर कहेंगे और इसका पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम वर्ण कहेंगे। दोस्तों, वर्ण तथा अक्षर में क्या अंतर है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि व्याकरण को समझने के लिए वर्ण तथा अक्षर को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। आइए अब हम दूसरे उदाहरण को समझते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा उदाहरण है गया। इस गया को भी हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ग प्लस या। पुनः इन दो टुकड़ों को हम दो दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हलंत ग प्लस अ और या को हम हलंत य प्लस आ। अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः नहीं तोड़ सकते, इसलिए इन चारों को हम वर्ण कहेंगे। इसे हमने यहाँ लिख दिया, इसे हम वर्ण कहेंगे और इसे हमने फिर से दो दो टुकड़े कर दिए, इसलिए इन्हें हम अक्षर कहेंगे। अक्षर कहेंगे। आइए अब हम वर्णमाला को समझते हैं। दोस्तों, साधारण सी बात है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी हमारा वर्ण है, अतः इन सभी को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए अब हम वर्ण के प्रकार को समझते हैं। दोस्तों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं।
पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आइए अब हम स्वर वर्ण को समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, छोटी री, बड़ी री, लिरी। इसकी संख्या 13 होती है। इसके उच्चारण में हमें किसी दूसरी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे यदि हमें अ बोलना हो तो हम सिर्फ अ का ही उच्चारण करते हैं। यदि हमें ए बोलना हो तो हम सिर्फ ए का ही उच्चारण करते हैं। यदि हमें री बोलना हो तो हम सिर्फ री का ही उच्चारण करते हैं। इसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 13 होती है। दोस्तों, हम संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 46 होती है, जिनमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन होता है। जब हम दोनों को काउंट करते हैं तो 46 होता है। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें 48 वर्ण होता है, जिसमें से 11 स्वर और 37 व्यंजन होता है। जब हम दोनों को काउंट करते हैं तो 48 होता है। ये हमारा संस्कृत वर्णमाला है और इसमें स्वर की संख्या 13 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। आइए अब हम व्यंजन को समझते हैं। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, प, यानी कि क से लेकर ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 33 होती है। जैसे क, ख, च, प, ह, म, कुछ भी हम ले सकते हैं। इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे यदि हमें क बोलना हो तो क के साथ हमें लास्ट में अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है और ये अ हमारा स्वर वर्ण में है, जो कि हमने यहाँ देखा अ हमारा स्वर वर्ण में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यदि हम मात्रा की बात करें, यदि हम मयकार में की बात करें तो हलंत म प्लस ए हो जाएगा और ये ए हमारा स्वर वर्ण में है, ए हमारा स्वर वर्ण में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। आइए अब हम स्वर वर्ण के प्रकार को समझते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब हम देख रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के पुनः 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। आइए हम इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत ही कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, छोटी री, लिरी। इसकी संख्या 5 होती है। अगला है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। यहाँ था 1 मात्रा, यहाँ है 2 मात्रा, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, बड़ी री। यदि हमें अ बोलने में 2 सेकंड लगता है तो हमें आ बोलने में इससे 2 गुना यानी कि 4 सेकंड का समय लगेगा। यदि हमें छोटी री बोलने में 3 सेकंड लगता है तो हमें बड़ी री बोलने में इससे 2 गुना यानी कि 6 सेकंड लगेगा। आइए अब हम प्लुत स्वर को समझते हैं। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। खास करके वेदों तथा संगीतों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों तथा संगीतों में किया जाता है। दोस्तों, प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होता, बल्कि इन्हें दर्शाने के लिए इसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के सामने 3 चिन्ह, हिंदी का यह 3 चिन्ह लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे ओम। दोस्तों, इसे ओम नहीं पढ़ेंगे, ओ के बाद 3 लिखा गया है, जो बताता है कि ओ के बाद प्लुत स्वर को दर्शा रहा है। यानी कि जितना समय में हम 3 बार ओ को बोलेंगे उतना समय हम एक ही ओ को बोलने में लगाएंगे। जैसे ओम, इसे हम ओम पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारा है कृष्णा। यदि कृष्णा नाम का कोई लड़का है जो कि दूर खड़ा है, यदि उसे बुलाना है
तो हम ऐसे बुलाते हैं कृष्णा, यानी कि ना के बाद 3 मात्रा का समय लगाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई वाक्य हो, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, यानी कि हे राम यहाँ आओ। दोस्तों, आचार्य पाणिनि ने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा पुल्लोत्त स्वर को याद रखने के लिए एक श्लोक की रचना की, जो हमने यहाँ लिख दिया है। आइए हम इसे समझ लेते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा च प्लुतो ज्यो व्यंजनम च अर्ध मात्रकम। यानी कि एक मात्रा वाला को ह्रस्व स्वर कहते हैं, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और द्वि मात्रा वाला दीर्घ कहे जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। सेम इसी चीज़ को बता रहा है कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, यानी कि 1 मात्रा वाला ह्रस्व कहलाता है, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रा च प्लुतो ज्यो, और 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुल्लोत्त स्वर कहते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और व्यंजन अर्धमात्रा का होता है। हमने पढ़ा है कि व्यंजन को हमेशा हलंत में लिखते हैं, जैसे च हो गया, क हो गया, चाहे कोई भी व्यंजन हो हम उसे हलंत में लिखते हैं, और इसी हलंत को हम अर्धमात्रा कहते हैं। इसी हलंत को हम अर्धमात्रा कहते हैं। इसे याद कर लेना है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा च प्लुतो ज्यो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। दोस्तों, आइए अब हम व्यंजन वर्ण के प्रकार को समझते हैं। दोस्तों, स्वर वर्ण के तरह ही व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। आइए हम इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण: क से लेकर म तक, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण अथवा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्ग के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ग क्या होता है, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं। दोस्तों, ये हमारा क, ख, ग, घ, अंग है। इसका पहला अक्षर क है, इसीलिए इसका नाम क वर्ग है। सेम इसी तरह ये च, छ, ज, झ, य है। इसका पहला अक्षर च है, इसलिए इसका नाम च वर्ग है। और इसी तरह से ये ट, ठ, ड, ढ, न है। इसका पहला अक्षर ट है, इसलिए इसका नाम ट वर्ग है। और इसका पहला अक्षर त है, इसलिए इसका नाम त वर्ग है। और इसका प है, प, फ, ब, भ, म, इसका पहला अक्षर प है, इसलिए इसका नाम प वर्ग है। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, टोटल 25 है। ये कहता है क से लेकर म तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं, अथवा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, बात सेम ही है। इन 25 वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला देखिए, अगला कहता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। य, र, ल, व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसे समझिए। दोस्तों, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है, लेकिन ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख से बाहर न निकलकर भीतर ही रह जाती है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, अंतः यानी कि अंदर, अस्थ यानी कि स्थित, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख के भीतर ही यानी कि अंदर ही स्थित रह जाती है। इसी कारण से इन 4 वर्णों को य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसे समझिए। दोस्तों, यहाँ है ऊष्म यानी कि ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब गर्म हवा, यानी कि जब हम तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह इन 4 वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा यानी कि गर्म वायु बाहर निकलती है, और गर्म वायु को ऊष्मा कहते हैं, और इसी ऊष्मा के निकलने के कारण हम इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो आइए अब हम संयुक्त व्यंजन तथा अयोगवा को समझते हैं। संयुक्त व्यंजन: जब 2 व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर वर्ण न हो तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, तर, ज्ञ, सर। यहाँ हमारा क है और मूर्धन स है,
इन दोनों के मिलने से अक्षौ बनता है। यहाँ क भी है व्यंजन वर्ण और मूर्धांश भी है व्यंजन वर्ण। इन दोनों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, जिस कारण से इस अक्षर को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दोनों व्यंजन वर्ण संयुक्त हो गया, मिल गया, बीच में कोई स्वर है नहीं, जिस कारण से दोनों व्यंजन वर्ण मिल गया, इसी मिलने के कारण से हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सेम इसी तरह ये तरह है, ये त और र के मिलने से बनता है और इन दोनों के बीच भी कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसी कारण से इसे भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सेम इस तरह से ज्ञ है, जो कि ज और य के मिलने से बनता है, बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह सर है, तालब स और र के मिलने से बनता है, कोई स्वर न होने के कारण इसे भी हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला है अयोगबा। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगबा कहते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग को, ये दो वर्ण को अयोगबा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसे समझिए दोस्तों। अनुस्वार तथा विसर्ग दो ऐसे वर्ण हैं जो स्वर तथा व्यंजन दोनों में से किसी का योग वहन नहीं करता है, दोनों में से किसी के रूल का पालन नहीं करता है, जिस कारण से इसे अयोगबा कहते हैं। आइए अब हम अल्पप्राण तथा महाप्राण को समझते हैं। अल्पप्राण सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। दोस्तों फिर से वही वर्ग आ गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, जो हमने पीछे समझा है। उन सभी वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। इसे यहाँ समझिए तो अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों ये हमारा वर्ग है क वर्ग, ये हमारा क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। इन सभी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि ये क से लेकर प तक और द्वितीय छोड़कर तृतीय वर्ण, ये तृतीय हो गया, और ये पंचम वर्ण, इन सभी वर्ण तथा य, र, ल, व को हम अल्पप्राण कहते हैं। कितने हो गया? 5, 10, 15 और ये 4, 19। ये 19 वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 19 है, इसको हम अल्पप्राण कहते हैं। अगला कहता है महाप्राण। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को महाप्राण कहते हैं। यानी कि जो बच गया, यहाँ प्रथमा ले लिया, द्वितीय छोड़ दिया, द्वितीय इसमें आ गया, तृतीय ले लिया, चौथा छोड़ दिया, इसमें आ गया, पंचमा ले ही लिया, यानी कि इससे जो बच गया द्वितीय और चतुर्थ, और ये य, र, ल, व को ले लिया तो बच गया तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी कि इससे जो अल्पप्राण से जो बच गया उसे महाप्राण कहते हैं। इसे भी यहाँ समझिए तो अच्छे से समझ में आएगी। जो बच गया यानी कि द्वितीय ख से लेकर ये फ तक हो गया, और ये घ से ये भ तक हो गया, और हमारा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी कि 5, 5, 10 ये हो गया, और 4, 14। इन 14 वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 14 है। दोस्तों आइए अब हम घोष वर्ण तथा अघोष वर्ण को समझते हैं। घोष वर्ण सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम यानी कि प्रथमा द्वितीय को छोड़कर, य, र, ल, व और ह यानी कि तालब स, मूर्धन्य स, दंत स को छोड़कर, इन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इसे यहाँ समझिए तो अच्छे समझ में आएगी। सभी वर्गों के तृतीय यानी कि ये तृतीय हो गया, और ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को हम घोष वर्ण कहते हैं। कितने हो गए? 5, 10, 15 और ये 5, 20। इन 20 वर्ण को हम घोष वर्ण कहते हैं। याद रखना, इसे हम घोष वर्ण कहते हैं। 20 वर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा य, र, ल, व और ह को। अगला है अघोष वर्ण। सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि घोष से जो बच गया, यहाँ तृतीय, चतुर्थ और पंचम ले लिया तो बच गया प्रथमा और द्वितीय, य, र, ल, व और ह को ले लिया तो बच गया तालब स, मूर्धन्य स, दंत स। इन्हें भी यहाँ समझिए तो अच्छा समझ में आएगी। प्रथम और द्वितीय तथा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स यानी कि 5, 5, 10 और ये 3, 13। इन 13 वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 13, इसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। आइए अब हम जिहा मूल्य तथा उपधमनीय को समझते हैं। जिहा मूल्य क और ख से पूर्व यदि ऐसा यानी कि ऐसा चिन्ह लगा हो तो उन्हें जिहा मूल्य कहते हैं। क और ख से पहले, जैसे क है और ख से पहले यदि ये वाला चिन्ह लग जाता है इससे और ऐसे, तो इसे हम जिहा मूल्य कहते हैं। और आगे कहता है उपधमनीय।
प और फ से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह लगा हो, यही चिन्ह यदि प और फ से पहले लगा हो तो उसे हम उपधमनीय कहते हैं। यही चिन्ह अगर प और फ से पहले लग जाए तो उसे उपधमनीय कहेंगे, और यही चिन्ह क और ख से पहले लग जाए तो इसे हम जी हाँ मूल्य कहेंगे। दोस्तों इसका उपयोग वेदों तथा उपनिषदों में किया जाता है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखने के लिए हम आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करते हैं। और हाँ, यदि आप संस्कृत व्याकरण पढ़ कर थक चुके हो और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप एक बार हमारे चैनल का सफर जरूर करें। यहाँ हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति, अव्यय न जाने ऐसे ही कितने इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करें।